गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ये है +1 हिस्ट्री और क्वेश्चन है विच वर द लीडिंग पर्सनैलिटीज ऑफ द रेनेसेंस एज, डिस्कस देयर अचीवमेंट्स इन आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस। बोलते जो रेनेसेंस एज थी 1300 सीई से लेके 1600 सीई तक की यूरोप की, उसमें कौन कौन लोग थे जिन्होंने आर्ट पे काम किया, सबसे ज्यादा लिटरेचर पे काम किया और साइंस पे काम किया। ठीक है, तो उसमें से हमारे पास है टोटल कितने हैं, 17 नाम है हमारे पास। कितने नाम है? 17 नाम है। 17 लोगों ने काम किया था आर्ट, लिटरेचर और साइंस पे। तो 17 ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया वो इस आंसर में हमें जानना है। ठीक है, और आपने याद करना है। इसके बाद तो यही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि 17 का याद करते करते आपको टाइम लग जाएगा। एक आपने कल भी नहीं किया जो समझाया। लेट अस स्टार्ट। पेट्रार्क। पेट्रार्क नाम है और इसने क्या किया था, ये एक राइटर था। क्या था ये? एक राइटर था और पोएट भी था, इटली का। ठीक है, ही वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ स्टेट पोएट बाय द रोमन एम्परर इन 1314 सीई। ठीक है, तो इसको किसका बहुत मतलब पूरी कंट्री का पूरी स्टेट का सबसे अच्छा पोएट अनाउंस किया था किसने? रोमन एम्परर ने। उस टाइम जो राजा था वो रोमन का राजा था, तो उस टाइम 1341 सीई में उसने इसको नाम दिया था। ठीक है, स्टेट पोएट ऑफ द अवार्ड दिया था। ही वॉज कंसिडर्ड ए सिंबल ऑफ ह्यूमनिज्म। बोलते वो ये ना ज्यादातर समाज के बारे में लिखता था, समाज की इम्प्रूवमेंट के बारे में लिखता था। He criticized the contemporary society and attacked the existing educational system. ये कहता था कि उस टाइम की जो समाज था वो ठीक नहीं था। वो कहता था कि इसमें बहुत सारी करप्शन की जरूरत है और खास कर ये अटैक करता था उस टाइम के एजुकेशनल सिस्टम पे। जो उस टाइम का एजुकेशन सिस्टम था यूरोप का, वो इसको पसंद नहीं था और उसकी करप्शन के लिए ये पॉइंट्स देता था। इसके बाद है माइकलैंग्लो। माइकलैंग्लो वॉज ए ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ द रेनेसेंस एज। ठीक है, ही वॉज पेंटर एंड स्कल्पटर ऑफ हाई लेवल। तो कह रहे माइकलैंग्लो वॉज ए ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ द रेनेसेंस एज। ये आर्टिस्ट था, ये राइटर था और पोएट था। तो ये क्या आर्टिस्ट मतलब पेंटर था। ठीक है, और द बेस्ट वर्क ऑफ हिज पेंटिंग कैन बी विटनेस्ड ऑन सीलिंग ऑफ द रोमन चर्च। इसने बनाई थी, उसकी सीलिंग पे इसने पेंट किया था। ठीक है, द फॉल ऑफ मैन इज वर्ल्ड फेमस, ही इज रिगार्डेड एज द मैसेंजर ऑफ। ये भी ह्यूमनिज्म के बारे में, इंसानियत के बारे में बहुत कुछ बताता था। और इसने जो सबसे सुंदर जो पेंटिंग बनाई थी वो थी द फॉल ऑफ मैन की। किसने बनाई थी? मैकलिंगो। क्यों ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है कि ये पेंटिंग किसने बनाई। ठीक है, ह्यूमनिज्म पे काम किसने किया? इन दोनों ने, पेट्रार्क और मैकलिंगो ने, दोनों ने ह्यूमनिज्म पे काम किया था। इसके बाद है जो पर्सन जिसने समाज के लिए काम किया वो है रैफेल। दिस ग्रेट पेंटर, ये भी पेंटर था इटली का। ठीक है, वॉज कॉन्टेम्परेरी ऑफ मैकलिंगो एंड लियोनार्डो विंसी। हिज मोस्ट फेमस वर्क वाज द पेंटिंग ऑफ जीसस मदर। इसने जीसस मदर की बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई थी। ठीक है, बस इतना इसका, क्योंकि 17 लोग हैं, इतना काफी है। और ये यहाँ पे इसने ही ड्रू सेवरल पिक्चर्स ऑन द टॉपिक रिलेटेड टू क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी पे इसने बहुत सारी पिक्चर्स बनाई। इज इट ओके? और मतलब मॉरल पिक्चर्स बहुत बनाई, मॉरल पिक्चर्स। इसके बाद है थॉमस मोर। थॉमस मोर वाज बोर्न इन द लंदन। ठीक है, आपको ये पता है ना कि यूरोप में कितनी कंट्रीज है टोटल? यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। कितने कॉन्टिनेंट्स है टोटल? कितने कॉन्टिनेंट्स है? कितने? 7 कॉन्टिनेंट है। 7 कॉन्टिनेंट्स आर देयर। उसमें से यूरोप में कितनी कंट्रीज है पता है? 51। यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री का नाम पता है?
रशिया। यूरोप की सबसे छोटी कंट्री का नाम पता है? वेटिकन सिटी। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है और उसके अंदर 51 सिटीज हैं। उसमें सबसे छोटी सिटी जो है वेटिकन सिटी है, और जो सबसे लार्जेस्ट सिटी है वो क्या है? रशिया है। और सेकंड नंबर पर है यूक्रेन। यूक्रेन से पीछे जैसे वार हुआ था तो हम अपने इंडियंस को छुड़ा के लाए थे, वहां से इंडियन स्टूडेंट्स को मतलब निकाल के लाए थे वॉर रोक करके। तो यूक्रेन सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप की, और फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री रशिया है। और वो वॉर जो है शायद रशिया और यूक्रेन के बीच में ही था। तो वो दोनों कंट्रीज ही यूरोप की है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, ये स्पेन वगैरह, यूक्रेन, रशिया, इटली, है ना, फ्रांस, ये सब किस कॉन्टिनेंट में है? यूरोप में है। ठीक है, तो अब हम पहुंचे थे थॉमस मोर पे। थॉमस मोर वाज बोर्न इन लंदन। तो लंदन भी इसका मतलब कहाँ पर है? यूरोप में। तो कह रहे हैं ही हैड बीन ए चांसलर ऑफ इंग्लैंड, ही पोर्ट्रेड ए पिक्चर ऑफ एन आइडियल सोसाइटी। ये भी आइडियल सोसाइटी पे काम करता था। इसने एक बुक भी लिखी, ठीक है, आइडियल सोसाइटी के लिए, बस काफी है। इसके बाद है मैकियावेली। दिस रेजिडेंट ऑफ एन इटालियन टाउन ऑफ फ्लोरेंस इज कंसीडर्ड एज अ, इटली के फ्लोरेंस टाउन का रहने वाला था ये। कौन? मैकियावेली। इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। इसने पॉलिटिकल साइंस का इसको फादर कहा जाता है। इसने एक बुक भी लिखी, द प्रिंस, कि राजा को कैसा होना चाहिए, कि राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को राजनीति करनी चाहिए। इसने अपनी बुक में लिखा था कि राजा को राजनीति करनी चाहिए पर धर्म को आड़े नहीं लाना चाहिए। मतलब राजनीति में कभी भी रिलीजन को इसका ये स्ट्रिक्टली कहना था कि धर्म और राजनीति का आपस में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, राजनीति का संबंध सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा से है। धर्म और राजनीति का कोई भी मेल नहीं है। राजनीति का मेल अगर किसी चीज के साथ है तो वो है समाज सेवा के साथ। ठीक है, तो इसने अपनी बुक प्रिंस में लिखा था पॉलिटिकल साइंस के बारे में। इसने बहुत सारी नॉलेज दी और इसने रिश्ता भी बताया। मतलब इसने कहा कि कोई रिश्ता नहीं है। फर्स्ट टाइम एक ऐसा एक राइटर था, ठीक है, जिसने पॉलिटिक्स में सबसे पहले ये कहा कि धर्म और पॉलिटिक्स का कोई रिश्ता नहीं है। और इस आइडिया ने समाज को और गवर्नमेंट को बहुत इन्फ्लुएंस किया। इसकी वजह से एक मॉडर्न सिस्टम जो है वो तैयार हुआ इटली में। इसके बाद है लियोनार्डो डा विंसी। ही पोसेस्ड मल्टी डायमेंशनल ब्रिलियंस। मतलब ये बड़े अलग अलग तरीके का, मतलब हर फील्ड का इंटेलिजेंट था। मतलब इसका ब्रेन बहुत तेज था, ब्रिलियंट। एक तरफ को ही नहीं, सब तरफ को तेज था। ही वॉज ए मतलब ये प्रिंटर भी था, ये स्कल्पचर भी था, ये इंजीनियर भी था, मतलब साइंटिस्ट भी, फिलोसफर भी, पोइट भी। तो देख लो ये हर तरह से लायक था। ही आल्सो ट्राई टू डिजाइन द एरोप्लेन। इसने एरोप्लेन डिजाइन करने की भी, और इसने बहुत सारी पेंटिंग बनाई। हिज पेंटिंग द लास्ट सुपर इज वेरी फेमस। तो इसकी ये पेंटिंग बहुत फेमस थी और ये ब्रिलियंट था, मतलब मल्टी डायमेंशनली। इसके बाद है गुटेनबर्ग। क्या है? गुटेनबर्ग। ही वॉज ए जर्मन इन द बिगनिंग। पहले ये जर्मनी में रहता था। तो इसका मतलब क्या है कि जर्मनी भी यूरोप में है। ठीक है, तो ये कह रहा है ही यूज टू पॉलिश डायमंड्स एंड मिरर्स। तो इसका ये बिल्कुल अलग काम है गुटेनबर्ग का। तो ये पॉलिश करता था डायमंड और मिरर्स, और इसने मशीन के बहुत सारे पार्ट जो है वो प्रिंट किए। और ही वॉज फर्स्ट मैन टू सेट अप प्रिंटिंग प्रेस। ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले किसने तैयार की? गुटेनबर्ग ने। मार्टिन लूथर वाज आल्सो ए जर्मन। ये भी जर्मनी का था। इसने रोम विजिट किया था। देयर ही विटनेस वीकनेस ऑफ द पोप। इसको मतलब बहुत सारी कमियां लगी पोप में, चर्च में। व्हेन ही रिटर्न टू जर्मनी ही लॉस्ट द रिफॉर्मेशन। और इसने वहां से जो सीखा, जो देखा वीकनेसेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वो आकर के यहाँ पर रिफॉर्म मूवमेंट के थ्रू चेंज करने की कोशिश की। जो इसकी खुद की कंट्री में वीकनेसेस थी, इवल्स थे, उनको खत्म करने की रिफॉर्म के थ्रू ने कोशिश की। मतलब इसको क्रिश्चियनिटी जो अमर्ज हो रही थी लास्ट पे, इसमें
उसको और रिफॉर्म किया, ठीक है। और इसने एक बुक लिखी थी टेबल टॉक। क्या लिखी थी? टेबल टॉक। इज इट ओके? इसके बाद है जोहन माइकलेफ। ही लिव्ड इन इंग्लैंड एंड इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन मूवमेंट। ये कहाँ रहता था? इंग्लैंड में। बहुत दो इसमें ग्रीस में रहते थे, दो जर्मनी में, और जो सबसे पहले दो हैं इटली में, ठीक है। इटली में ज्यादा है जो रिफॉर्म लाए थे, बदलाव लाए थे समाज में किसी भी तरीके का, इटली के कंट्री के ज्यादा है, यूरोप के पार्ट के हैं। इसके बाद है क्या कहा? जोहन मैथ्यू। ही लिव्ड इन इंग्लैंड, ये इंग्लैंड का था, और कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार, इसको मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन मूवमेंट का मतलब इसने बहुत सारे बदलाव लाए, ठीक है। और गैलीलियो जो है वो भी इटली में ही पैदा हुआ था। कौन से टाउन में? पिसा में, इटली के टाउन में, पिसा में। ये मैथमेटिशियन था बहुत अच्छा, और इसने टेलीस्कोप भी इन्वेंट किया था। हो गया। Copernicus lived in Poland में। He was an astronomer who provided knowledge of the speed different planet in the sky, ठीक है। तो इसने क्या किया? ये एक एस्ट्रोनोमर था। एस्ट्रोनोमर्स क्या होते हैं? जो स्पेस की स्टडी करते हैं, तो वो ठीक है। तो ये कॉपरनिकस था एस्ट्रोनोमर। डेंटे, ही वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द इटली। ये बहुत इटली। ही आल्सो वर्कड इन आर्मी एंड हैड बीन जज। ही सफर्ड मैनी हार्डशिप इन हिज लाइफ। इसने बहुत मेहनत की अपनी जिंदगी में, और ये एक पोएट था इटली का। इसने आर्मी के ऊपर बहुत काम किया। इज इट ओके? इसने इसकी जो बुक थी डिवाइन कॉमेडी, वो बहुत फेमस हुई थी। इसके बाद है हमारे पास जोहन हस। ही वॉज ए लेक्चरर इन द ब्रेक यूनिवर्सिटी। ही रेज्ड वॉइस अगेंस्ट द इल ऑफ द चर्च। तो क्या हुआ? जो गलत था चर्च में, जो इसको गलत लगा, सब कुछ गलत लगता था कुछ भी, तो वो उसमें बदलाव लाए इसने। किसने? जोहन हस ने। अच्छा, इसके बाद है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन वाज एन इंग्लिश पॉलिटिशियन, एंड ये भी पॉलिटिशियन था, राइटर था, और ये बहुत बड़े बड़े एसेज लिखता था। इसके बाद था विलियम हार्वे। हार्वे लिव्ड इन द इंग्लैंड, ये इंग्लैंड में रहता था, और इसने किस चीज पे काम किया था? एक्सप्लेन हाउ ब्लड सर्कुलेटेड फ्रॉम द हार्ट। इसने बताया, साइंस के ऊपर काम किया, क्योंकि हमें जितने भी लोगों ने आर्ट, लिटरेचर और साइंस पे काम किया रेनेसेंस पीरियड में, उन सब के बारे में बताना था। तो इसने साइंस के बारे में कहा कि हार्ट कैसे काम करता है। इसके बाद है एंड्रियोस वेसिलस। ही लिव्ड इन बेल्जियम, ये बेल्जियम में रहता था। ही वाज द, इसका मतलब क्या हुआ? बेल्जियम भी यूरोप में है। इज इट ओके? फर्स्ट हु गेव कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन द बुक। तो इसने ह्यूमन बॉडी के बारे में अपनी एक्सप्लेनेशन दी। और बुक का नाम याद करना है, इसने कौन सी बुक लिखी थी? दी ह्यूमैनी कॉर्पोरेस फैब्रिका लाइब्रेरी सेप्टम। इतना लंबा नाम इसने अपनी बुक का रखा था, याद कर लेना, अब याद तो तुम्हें करना है। इसके बाद है सर्वेंटिस। सर्वेंटिस लिव्ड इन द स्पेन। इसका मतलब क्या हुआ? कि स्पेन भी यूरोप में है। और ही वॉज ग्रेट वॉरियर एंड सक्सेसफुल राइटर। ये बहुत बड़ा लिखने वाला, और मतलब अगर जंग छिड़ जाए तो वो लड़ाई में भी सबसे आगे था। और इसने किताब लिखी डॉन क्विक्सो, ठीक है। और इसमें इसने अपना काम डाला, और ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी इसने। तो ये सारा के सारा लोगों ने क्या किया, ये आपको क्या करना है? मुझे सुनाना है। कल का तो याद रहा है कि कल वाला भूल गए हो? है ये वाला, बस ये दो ही करने आज आपने। कल से फिर हम पॉलिटिकल साइंस करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई चैप्टर इसका आएगा ऐसे में, है ना। बाहर का दरवाजा खोलना जा रहा है। इसको ना फोटो खींच के मुझे सेंड कर देना है। नहीं, फोटो खींच के सेंड कर दो, है ना। ऐसे ऐसे आ जाएगा। इसको यहीं रखो, ले जानी तुमने लांग ना, इसको यहीं रखो। देवजोत बंद कर दो मैथ्स।
हम्म हम्म इसमें है, नहीं मिला? इधर ले आओ, ले आओ बुक को। 6 बजे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ है? रफ नोटबुक दो। दिवजोत आप आ जाओ बेटा, 4 बजे के आए हो, मैथ्स ही कर रहे हो, 6 बजने लगे। हाँ ये देखो आप, ये है मेरे पास Ne2। Ne2 क्या है? नियॉन। क्या है? नियॉन। नियॉन के ये क्या है? मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 एटम। ये इस तरह से है, ये है ना, ये एक यहाँ है ऐसे करके ट्वाइस, और एक ये यहाँ पड़ा हुआ है ऐसे करके, ये भी N2 है और ये भी N2 है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में, यहां से लेके इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक डिस्टेंस है, इसके सेंटर के बीच में और इसके सेंटर के बीच में, इसका हाफ। ठीक है, अब मैं पढ़ने जा रही हूं और मैं आपको बताऊंगी। 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू, ध्यान देना, between the nuclei of the two adjacent atom of the substances belonging to two neighboring molecules in the solid state। ये 2 neighboring molecule है, ठीक है, और ये 2 adjacent atom है। बोलते the distance between one half of the distance between the 2 adjacent atomic nuclei of the molecules of the 2 adjacent molecules, clear है, is known as van der Waals radius। इस तरह से कोई भी, जैसे O2 है और O2 के 2 मॉलिक्यूल्स, अब ये O2 का ऐसे होगा ऐसे करके, इन इस न्यूक्लियाई, एक एटम के न्यूक्लियस, इन दोनों के सेंटर का न्यूक्लियाई उठाना है, सेंटर का है, और ये यहां से लेके दूसरे के एटम के साथ का सेंटर का न्यूक्लियस और उसका, तो ये भी O2 है और ये भी O2 है, और ये नेबर मॉलिक्यूल्स है, और इनके जो एटम का न्यूक्लियाई है एक का और दूसरे का, इसका हाफ करना है। चलो अच्छा, उसको छोड़ दो और उसके अलावा टेस्ट दे दो 15 मिनट बाद। चलो चलो चलो। कोई भी जो अगले दिन टेस्ट छुट्टी मार रहा होगा टेस्ट से, वो पिछले दिन टेस्ट देगा। हाँ इधर आओ, और टेस्ट हर चैप्टर का होगा ही होगा। इधर बैठो। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ना केमिस्ट्री का कुछ करा दिया उस दिन, आप स्कूल उस दिन आप आए नहीं थे शायद, कि दोनों को करवाया है मैंने मिलकर, निरंतर और आपको। हाँ कुछ चैप्टर मैंने स्टार्ट किए हैं। जब जी कब आई है? अभी आई? निरंतर आए? ये ना, ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया, आप आए थे उस दिन? ये शायद कट हो गया सारा जो हमने किया था, और हमने उस दिन से किया था। उस दिन आप आए थे, लर्न किया था आपने। ये लर्न करके आओ, पहले ये लर्न करके आओ, फिर इन दोनों के साथ करवाते हो ना तीनों बार। ठीक, हाँ यहाँ तक लर्न करके आ जाओ, ये भी कर लेना, ये भी, फिर मैं आगे करवाती हूँ, इतनी देर वो भी फ्री हो जाएंगे दोनों, है ना।
बस प्रथम नहीं आया है, प्रथम नहीं आया। ये जो लॉज है सिर्फ जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए है। 9th क्लास आ जाओ, फिजिक्स कर रहे हो पाइस, आ जाओ। तन्मय तुमने 6:30 बजे चले जाना है ना, खुद बोल देना 6:30 बजे छुट्टी कर लेना। पायस और नैनिशा आ जाओ। मल्टीप्लाई का साइन है तो और क्या कर देंगे, पायस आ जाओ, नैनिशा आ जाओ। हाँ गुशान तुम जब चीज लिख के देखो बेटा, लिख के देखो, एक लाइन याद करो, उसको लिखो बंद करके। कहाँ है तुम्हारी रफ नोटबुक? लिख के देखो, एक लाइन याद करो, फिर उसको लिख के देखो, फिर अगली करो, फिर उसको लिख के देखो। कौन सा चैप्टर कर रहे थे हम? टिश्यू। है आपने 6:30 जाना है ना? फीवर है? फीवर बहुत हो रहा है, ये वायरल है? अच्छा सिंपल परमानेंट टिश्यू खत्म कर दिया था हमने, है? कॉम्प्लेक्स करवाना है? मस्कुलर टिश्यू करवा दिया मैंने। ऐसा करो मस्कुलर टिश्यू कर लो दोनों ना, क्योंकि वो दो अभी छुट्टी पे हैं, अगम और वो, तो जैसे ही वो आएंगे फिर परमानेंट उनके साथ करवा दूंगी और कनेक्टिव कल आ जाएंगे ना। ठीक है, तो मस्कुलर कर लो अभी, है ना? कर भी लोगे तुम 15-20 मिनट में, याद भी कर लोगे और ड्रॉ भी कर लोगे, है ना? नैनिशा आ जाओ बेटा जल्दी। मस्कुलर टिश्यू, ये जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं ना, ये पहली बात तो ये मसल्स में होंगे, ठीक है? और मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं ना, वो एलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं। क्या होते हैं? लंबे होते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू एलोंगेटेड सेल्स इनके अंदर होते हैं, और इनके अंदर क्या होते हैं? मसल फाइबर्स। मतलब ये जो एलोंगेटेड सेल्स हैं, फिर से बता रही हूँ, मस्कुलर टिश्यू is made up of नैनिशा, टाइम होता है यार, 2-2 घंटे तुम मैथ्स करते रहते हो। 4 बजे की आई है वो। मस्कुलर टिश्यू इज मेड अप ऑफ elongated cells। क्या? elongated cells, ठीक है? and that are known as fibers, समझ आई बात? बोलो क्या बोला मैंने स्टार्ट कर दिया है, बैठे रहो। हाँ तो क्या बोला मैंने? मस्कुलर टिश्यूज आर मेड अप ऑफ elongated cells। मस्कुलर टिश्यूज आर मेड अप ऑफ elongated cells। elongated मतलब लंबे लंबे सेल्स, और उन सेल्स को हम फाइबर कहते हैं। इज इट क्लियर? दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, और यही टिश्यू है जो बॉडी की मूवमेंट में मदद करता है। कौन? मस्कुलर टिश्यू। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स, और मसल्स
स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं। क्या होती हैं? मसल्स में स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती है, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती है। इज इट ओके? क्या बोला मैंने? जिसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल है, जिसकी वजह से, तो ये जो प्रोटीन है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती है मसल्स में, इसकी वजह से मूवमेंट जो है वो पॉसिबल है, इस प्रोटीन की वजह से। इज इट ओके? नाउ कॉन्ट्रैक्टाइल बॉडी विच कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉजेज द मूवमेंट। हो गया? इसके बाद है दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स एज दे आर मोस्टली अटैच टू बोन्स एंड हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट। ठीक है? बोलते ये जो मसल्स हैं, ठीक है, ये जो मस्कुलर टिश्यूज हैं या मसल्स हैं, ये हमारे पास 3 टाइप्स की है। कितने टाइप्स की है? 3 टाइप्स की है। तो कहते हैं वी कैन मूव सम मसल अपनी विल से, कुछ मसल्स को हम अपनी विल से मूव कर सकते हैं। वो क्या हो गई? वॉलेंट्री मसल्स। क्या हो गई? वॉलेंट्री मसल्स, जिनको हम अपनी विल से मूव कर सकते हैं, वो हो गई वॉलेंट्री मसल्स। जैसे कि ये लिम्ब्स में प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि लिम्ब्स हम वॉलेंटरली मूव करते हैं लिम्ब्स को, एंड टू स्टॉप, है ना। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। दीज मसल्स आर आल्सो कॉल्ड, इन्हीं मसल्स को, वॉलेंट्री मसल्स को ही जो लिम्ब्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है, इन्हीं मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। क्यों? क्वेश्चन है क्यों? इन्हीं मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। क्वेश्चन है क्यों? कह रहे हैं स्केलेटल मसल्स क्यों? क्योंकि वो बोन्स के साथ अटैच होती है। बोन्स क्या बनाते हैं? हमारा स्केलेटन बनाते हैं, तो इसलिए हम इसको स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। गुरशान, तुम्हारा टेस्ट है सोशल का, आ जाओ। ठीक है, स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो क्या बोला मैंने दानिशा? बोला ये जो मसल होती हैं ये स्केलेटल मसल्स भी और जब इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू इस मसल्स को देखते हैं, इन मसल्स को देखते हैं, तो डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड इस तरह से दिखते हैं, और ये न्यूक्लियस दिखते हैं। ठीक है, बुक में देख रहे हो? तो ये है। इज इट ओके? तो समझ आ गया? जब इसको हम इसलिए, गुड इवनिंग बेटा, एंड डार्क बैंड्स, इन्हें हम इसलिए स्ट्रेटेड मसल्स भी, स्ट्रेशंस, तो इसको कितने नाम हो गए? वॉलेंट्री मसल्स, स्केलेटल मसल्स, स्ट्रेशन मसल्स, क्योंकि इनमें डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं। तो ये क्या होती है? डार्क एंड बैंड्स को हम, लाइट एंड डार्क बैंड्स को हम स्ट्रेशंस भी बोलते हैं, इसलिए इन मसल्स को ये हम स्ट्रेशन मसल्स भी कहते हैं। 3 नाम है, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, साइंस सही है। ठीक है, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। तो तीनों के केस में आपको ये तो पता लग गया कि ये जो मसल्स होती हैं ये डायरेक्टली बोन्स के साथ अटैच्ड होती हैं, दैट इज व्हाई दे हेल्प इन द मूवमेंट। और इनमें स्पेशल प्रोटीन होती है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती है। और इसके जो सेल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं और अनब्रांच्ड। ये देखो, लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल है और ब्रांच भी कोई नहीं है। लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल है और ब्रांच भी कोई नहीं है। क्लियर हो गया? अब क्या हो गया? अब ऐसे ही पॉइंट्स आपको, मतलब बाकी जो मसल टिश्यूज है, जैसे एक तो हमने स्टडी कर लिया, जिसे क्या कहा, 3 नाम क्या है उसके? हाँ, तो ये मसल हमने कर ली। अब एक और मसल हमारे सामने आएगी जो कि इनवॉलेंट्री है, मसल है बट इनवॉलेंट्री है, जैसे कि जो हमारी आईज में है और जो हमारे हाँ, आईज में इनवॉलेंट्री मसल है हमारी, है ना, खुद ही वो मूव किए जा रही है ना। ऐसे ही स्टोमक के अंदर खाना चला गया तो उसकी जो मसल्स हैं वो अपने आप उसको क्रश कर रही है फूड को, वो क्या है फिर? वो भी इनवॉलेंट्री है, फिर वो हमारे हाथ में नहीं है ना। तो ये कह रहे हैं द मूवमेंट ऑफ द फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल और द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। ब्लड वेसल्स जो अंदर मूवमेंट हो रही है हमारी कब्जे में तो नहीं है, और ना ही एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल इज द पाथवे ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू एनस। तो माउथ से एनस तक का जो रास्ता है, अगर फूड एक बार चला गया तो फिर वो हमारे हाथ में नहीं है, फिर वो वॉलेंट्री नहीं है, फिर वो क्या है? इनवॉलेंट्री है सारे एक्शंस।
तो वो भी कोई मसल्स कर रही हैं और उन मसल्स को हम क्या कहेंगे, इनवॉलेंट्री। बस 1 मिनट चाहिए बेटा, 2 मिनट चाहिए, ठीक है। सिंपली वांटिंग टू डू स्मूथ मसल्स, इसे हम क्या कहते हैं, स्मूथ मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स। और ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और एक और है, एग्जाम्पल देना है साथ में, जब डिस्टिंग्विश बिटवीन करोगे तो एक पॉइंट एग्जाम्पल का ही होगा। और ये इरीज में भी है, एलिमेंट्री कैनाल में भी है और ब्लड वेसल्स में भी है। 3 एग्जाम्पल दे दिए मैंने, ठीक है। और वो लिम्स में है, जो पहले हमने की स्केलेटल मसल्स, वो लिम्स में है और वो हड्डियों के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। जबकि आप इनवॉलेंट्री मसल्स देखो, ये हड्डियों के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये स्केलेटन नहीं है। ये कौन सी मसल्स है, स्मूथ मसल्स है। कौन सी मसल्स है, स्मूथ मसल्स है। मैं पूछूंगी शुरू से लेके एंड तक मैंने क्या पढ़ाया। फिर ये यूरेटस में भी प्रेजेंट है, ब्रोंकाई में, लंग्स में भी प्रेजेंट है, ठीक है, लंग्स में भी प्रेजेंट है। और द सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड्स, और इसके भी लॉन्ग है, इसके सेल्स भी लॉन्ग है लेकिन सिलिंड्रिकल नहीं है, लास्ट में पॉइंटेड है, ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे करके और ये पॉइंटेड, फिर ऐसे और ये पॉइंटेड, ये इस तरह से है। इसे टोके तो बोथ साइड को ये पॉइंटर है। 5 मिनट है तुम लोगों के पास टेस्ट के लिए, 10th क्लास। हाँ ठीक है, ये है। तो ये हम क्लियर हो गया आपको। इसके बाद है हमारे ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने के लिए टाइम लगेगा। हाँ, इसके बाद ये यूनि न्यूक्लिएटेड है, जैसे ये था ना, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड थे, ये मतलब इन टिश्यूज के अंदर, हाँ, एक से ज्यादा नहीं, न्यूक्लियस, ये देखो, डार्क बैंड, लाइट बैंड, इसके साथ ये न्यूक्लियस, 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। एक ही सेल में स्केलेटल टिश्यू के एक ही सेल के अंदर कई न्यूक्लियस है, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, ठीक है। तो मल्टी न्यूक्लिएट, जबकि इसके क्या है, इसका एक ही न्यूक्लियस है सेंटर में, ये डार्क कलर का जो भी है यहाँ पे सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस है, ये तो इसमें एक है। तो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन का पॉइंट बन गया, किसमें, स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल में डिस्टिंग्विश बिटवीन आएगी, तो एक पॉइंट आप बोलोगे कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल से बना है, जबकि ये यूनि न्यूक्लिएटेड सेल से बना है, और ये स्मूथ है और वो स्केलेटल है, ठीक है। और ये यूनिन्यूक्लिएट है, दे आर आल्सो कॉल्ड अनस्टेटेड, ये स्टेटेड है, ये अनस्टेटेड है, ये क्या है, अनस्टेटेड है। द मसल्स ऑफ द हार्ट, आगे अब ये थर्ड आई, थर्ड मसल टिश्यू 3 तरह के हैं। एक हो गए हमारे पास फर्स्ट स्केलेटल, ठीक है, दूसरा हो गए स्मूथ और तीसरा हो गए कार्डियक, जो कि हार्ट में ही पाए जाएंगे। कार्डियक वर्ड इज फॉर हार्ट एंड क्रेनियल वर्ड इज फॉर ब्रेन, ठीक है। तो कार्डियक में कोई, कार्डियक इज रिलेटेड टू हार्ट एंड बोन कोई नहीं होगी, कोई हड्डी नहीं होगी। दैट इज वाई हार्ट इज ऑल्सो नोन एज मायोजेनिक। जो भी ऑर्गन जिसके अंदर हड्डी नहीं होती है उसे हम मायोजेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, मायोजेनिक कहते हैं। तो द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ, और रिदम में काम करता है, लव डब साउंड आती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की थ्रू आउट द लाइफ। दीज इनवॉलेंट्री, ये भी इनवॉलेंट्री है, ये भी इनवॉलेंट्री थी, ये भी इनवॉलेंट्री है और ये वॉलेंट्री है, इज इट ओके। और हार्ट मसल्स को ये होती हैं जो, उन्हें हम कहते हैं कार्डियक, और ये सिलिंड्रिकल भी हो सकती है, ब्रांच्ड भी, और यूनिन्यूक्लिएट होती है ये, और ये यूनिन्यूक्लिएट, ये मल्टी न्यूक्लिएट। और ये स्ट्रक्चर ऐसा ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर सारे ड्रॉ करने हैं, और तीनों की डिस्टिंग्विश बिटवीन बिल्कुल प्रॉपर मुझे चाहिए, कोई भी पॉइंट मिस नहीं चाहिए। ये दिख रहा है, ये एक न्यूक्लियस, ये बंद, एक खत्म, ये एक न्यूक्लियस खत्म, ये एक न्यूक्लियस, यूनिन्यूक्लिएटेड सेल, इट इज मेड अप ऑफ यूनिन्यूक्लिएटेड सेल। और ये सिर्फ ये ब्रांच्ड है, ना ये ब्रांच्ड है, ना ये ब्रांच्ड है, ये ब्रांच्ड है, ये भी पॉइंट बनेगा, है ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन का। उठाओ, चलो गो टू योर सीट और लर्न करके दो और ड्रॉ करके दो। आप तीनों की डिस्टिंग्विश बिटवीन और स्ट्रक्चर। और ये नर्वस जो न्यूरॉन करवाया था, ये भी रिवाइज करके सुनाना है। अरे आज भी सुना दोगे तो कोई क्या प्रॉब्लम आएगी, कोई, है ना, रिवीजन हो जाएगी। हाँ, आपका है, आपका नहीं है ये, हाँ, पॉइंट सारे हुए तो, नहीं तो इसमें से निकालो, देख लो उसमें से पॉइंट पूरे हैं।
पता नहीं, ये लो खाओ बेटा, पेट भर के कुछ खा कितनी आ गए। हाँ चलो क्वेश्चंस लिखो, पहले +1 लिखो फिर 10th लिखेगी। जल्दी दे दो, 6-5 हो गए, जल्दी जल्दी दे दो। एनसीईआरटी भी दे दो और ये भी दे दो, दोनों दे दो फास्ट। राइट डाउन क्वेश्चंस। हाँ कल क्यों छुट्टी ले रहे हो? तुम दोनों ही छुट्टी ले रहे हो कल, क्यों? कहाँ? अलग अलग जाना है, इकट्ठे जाना है? हाँ? वाह, लिखो क्वेश्चन लिखो। लिखो क्वेश्चन। Illustrate by taking examples of the transition elements. Illustrate by taking example of the transition elements. इस नोटबुक में कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ टेस्ट नोटबुक होनी चाहिए। ऐसा कुछ है गड़बड़ तो मुझे बता दो, इसके बाद मैं चेक करूंगी। हाँ नेचुरली, और ये इस बात का खास ध्यान रखा जाए। फिर आप, मुझे नहीं पता, नहीं होगी तो इसमें क्या है, बायो है ना। आपने नई नोटबुक लगाई थी एक, वो कहाँ है? फिजिक्स। हाँ उठा दो। आपके में तो नहीं है कुछ, मैं चेक करूंगी वैसे क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन लिखने के बाद मैं चेक करूंगी इसको। देखो, इलस्ट्रेट बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हाथ जल्दी जल्दी चलाना, 10th को भी टेस्ट देना है। एंड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स that oxidation states of the elements are largely, oxidation states of the element are largely based on electronic configuration. Short form दे दो EC, electronic configuration, EC. Illustrate by taking example of transition elements and non-transition elements that oxidation states of the elements are largely based on electronic configuration. हो गया? क्वेश्चन लिखो। P block elements form acidic, basic and amphoteric oxides. Acidic, basic and amphoteric oxides. कोशिश करो चीजों को शॉर्ट फॉर्म दे दो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एक्सप्लेन। एसिड, बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। हो गया? एक्सप्लेन ईच प्रॉपर्टी बाय गिविंग 2 एग्जांपल्स। Explain each property by giving 2 examples. And also write their reactions. 5 marks के क्वेश्चन है ये दोनों। क्वेश्चन लिखो। इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। हो गया? बोल दूं? इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स increases on going from left to right in a periodic table. बेटा आप इस बुक के साथ यहाँ बैठे हो, वो टेस्ट दे रहा है। इस बुक, यहाँ से उठ जाओ। आई नो, मतलब मुझे नहीं पता ना, मैं इधर उधर हो जाऊंगी, चैप्टर चेंज हो जाए। ठीक, हाँ, लेफ्ट टू राइट
in a periodic table. In a periodic table. अगला लिखो, ionization enthalpy decreases in a group from top to bottom and increases in a period. क्वेश्चन लिखो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ये भी. इसके बाद है ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, but all D block elements are not transition elements. But all transition elements are not D block elements. कंप्लीट हो गया? जाओ मैथ्स करो, आपको मिल जाएगा. है? All D block elements are transition elements, but all transition elements are not D block. All transition and data, but all data are Not transition. कर लो, बैठ जाओ. किस में करनी है? इसमें? इसमें क्या? इसमें मैथ का टेस्ट हुआ पड़ा है? तुम करके नहीं लाए करेक्शन घर से? मैं इस नोटबुक को नहीं दे सकती. अब तुम ना ऐसा करो कि ये नोटबुक तो नहीं मैं दूंगी, ठीक है? और ये आगे से ध्यान रखो, टेस्ट नोटबुक अलग लगाओ, ठीक है? क्या चाहते हो तुम? हाँ, वो फाड़ लो. लिख लिया तुमने? एक्सप्लेन करना है. इसके बाद है नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. Nitrogen has positive electron gain enthalpy, whereas oxygen has negative. However, oxygen has lower ionization enthalpy than nitrogen. Explain. Next लिखो, how does the metallic and non-metallic character vary on moving from left to right in a period? How does the metallic and non-metallic character vary on moving from left to right in a period? ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, बाकी सब 5 के थे. हो गया? अब लिखो, क्वेश्चन 3 मार्क्स का है. एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन. एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव. दिवजोत, टेक को बुलाना. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन. Less negative than chlorine. अगला क्वेश्चन लिखो 5 नंबर में. एक्सप्लेन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. क्या हो गया? क्लोरीन. आ जाओ, टेस्ट है. नहीं, मैंने टेस्ट एक साथ देना है ना, फिर टेस्ट को भी टाइम लगेगा. हाँ, जस्ट किरत को भी बोलो. अच्छा, हो गया? एक्सप्लेन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 5 मार्क्स का है. व्हाट आर द फैक्टर्स which affects the ionization enthalpy? Explain them. 5 marks. पहले दिया मैंने ये क्वेश्चन? नहीं, ये नेक्स्ट है.
पीरियोडिक टेबल 5 नंबर का अलग से है और ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का अलग से 5 नंबर। कितने क्वेश्चन हुए हैं? 9 हो गए। लास्ट लिखो। What are the factors on which electron gain enthalpy depends? Explain them and define electron gain enthalpy also. चलो तुम्हें सीट दूं। What are the factors on which electron gain enthalpy depends and define it also. नोटबुक चेक करवाओ पहले इधर। तुम लोग भी नोटबुक चेक करवाओ, जिस नोटबुक पे टेस्ट देना। ये लो रिदम। मोबाइल दे दो, इधर रख दो जिसके पास भी है। ये किसकी है नोटबुक? अरे वही लो। चलो आप चेक करवाओ। अब मैं सीट्स देती हूँ आप लोगों को। चलो ठीक है। गुलशान, अच्छा मोबाइल किसी और के पास है जो टेस्ट दे रहे हैं? अच्छा टेक, आप अपनी सीट पे आरोही को बिठा के आओ। आरोही जाओ, टेक बिठा के आओ। एंजल आप यहीं बैठे रहो। भाई बायो का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है ना? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको आया नहीं था ना? ये किसकी नोटबुक है? तुम्हारी है? ठीक है चलो। तो इसमें तो पेजेस ही नहीं है, क्या टेस्ट दोगे तुम? 4-5 पेजेस है। चलो लो लिखो। जसकीरत कहाँ है? अच्छा अच्छा पेपर है उसका है? लिखो क्वेश्चंस लिखो। बुक दे दो, सेल्फ स्टडी और एनसीईआरटी दोनों चाहिए मुझे। जल्दी। हर चैप्टर में समरी दी है, इसमें समरी नहीं दी है ना? है। डिफाइन, डिफाइन लिखो सबसे पहले। डिफाइन फाइटो हार्मोन। रिफ्लेक्स आर्क। दो नंबर का क्वेश्चन। गस्टेटरी रिसेप्टर्स। थिग्मो रिसेप्टर्स। ओनली रिसेप्टर।
5 हो गए? 5 हो गए ना? ओनली रिसेप्टर. हाँ. Explain the part of the neuron with diagram. 5 marks question. Neuron with diagram. 5 marks question. 5 marks question. Explain the part of the brain with diagram. 5 marks. इसमें जो ब्रेन का फ्लो चार्ट बना हुआ है वो भी मुझे चाहिए, तब 5 नंबर पूरे मिलेंगे, नहीं तो नंबर कटेंगे. हाँ, इसमें 1.5 नंबर का डायग्राम है, 1.5 नंबर का इसमें 3 पार्ट है और 1.5 नंबर का वो फ्लो चार्ट है. हाँ, यस. फिर लिखो एक्सप्लेन ट्रॉपिक, मतलब डिफाइन ट्रॉपिक मूवमेंट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट ट्रॉपिक मूवमेंट्स with example. 5 marks. With example. Define tropic movement. Explain different tropic movements with example. Give functions of different phytohormones. 5 marks. Draw endocrine glands and explain their functions. Draw endocrine glands and explain their functions. नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, एक ही में डाल देना और वो जो फीमेल वाला पार्ट है एक ही एक्स्ट्रा है उसको इधर शो कर देना और बता देना कि फीमेल में ये वाला एक्स्ट्रा है और इसका ये फंक्शन है. कोई एक बॉडी बना देना, उसमें फीमेल का जो एक एक्स्ट्रा है उसको भी बता देना कि फीमेल के अंदर ये है और ये मेल के अंदर नहीं है. बस. गिव द फीडबैक, सॉरी, डिफाइन फीडबैक मैकेनिज्म. डिफाइन फीडबैक मैकेनिज्म with the example particularly hypothalamus, TRH and TSH hormones. Define feedback mechanism, particularly TRH and TSH mechanism. How does adrenal, 3 marks question. How does adrenaline hormone deals with emergency situation? Last question, 5 marks. ये 3 marks का था. Last question है, give an activity to show the response of the plant to the direction of light. Give an activity to show the response of the plant to the direction of light. Towards light. Towards light. Sorry, last question अब लिखो. Last question अब है, distinguish between cerebrum and cerebellum. Cerebrum and cerebellum. चलो सीट्स दूं तुमको. चलो जब जी स्टैंड याद हो गया? 2 क्वेश्चन बोल के याद करवाऊंगी तुमको, तो याद हो गया तुमको.
बोलना आ रहा है तो कर लो बेटा याद है। 3 मार्क्स। चलो आ जाओ, सीट्स लो। दीप्ति तो आप आ जाओ, अभी पढ़ाना मैंने। आ जाओ तीनों, आ जाओ। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तेज आप वहीं रहो, आप बैठ जाओ। नोटबुक चेक कर ली है ना मैंने आपकी? हाँ। आप यहाँ बैठो, रिदम। वो चले जाओ कॉर्नर वाली सीट पे दानिया के साथ। जब भी और निरंतर। अब आ जाओ, मैंने आपको कराना है सिलेबस। जब जी बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। अच्छा हाँ, हो गया, तुम आ जाओ आ जाओ। हो गया, जब जी जल्दी करो बड़ा। हो गया तुम्हें याद? गुशान तुम्हारा बैग का है? ठीक है। एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? Atomic number is the number of protons present in the atom. ओनली प्रोटॉन या फिर मतलब किसी और फॉर्म में भी इस डेफिनेशन को दे सकते हो आप। डोर क्लोज करो पहले। हाँ, It is denoted by Z. Z. The number in the atom, the number of electrons is equal to the number of protons. हाँ तो मतलब इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में भी डेफिनेशन दे सकते हो और प्रोटॉन की फॉर्म में भी, है ना। मास नंबर, Mass number is the number आप of बैठो protons निरंतर। and neutrons present in the nucleus of an atom. It is denoted by A. It is measured in the atomic mass unit. ठीक है, ड्रॉ कर सकते हो आप। व्हाट इज ऑर्बिट? Orbit is the imaginary path of an atom of electrons. आप ऐसा करो दोनों मिलके, जब तक जपजी आती है, क्योंकि देखो अब मैं अकेले अकेले तो पढ़ाऊंगी नहीं ना तुम तीनों को, तो ऐसा करो जब तक जपजी आती है। ये डायग्राम्स बना सकते हो आप सारे? बनाओगे? कितने तक है पता है? 20 तक। 20 तक सारे बनाने हैं, देख लो उनको अच्छे से, और 20 तक सारे बनाने हैं। फटाफट कर दो आप। हाँ लिखो लिखो। आप ऐसा करो, सोडियम से लेकर के लास्ट 20 तक, कैल्शियम तक बनाओ। ठीक है, आपने 20 के 20 बनाने हैं, आपने सिर्फ 10 बनाने हैं। हम कैसे हैं यार? हैं? क्यों? कड़े तो बहुत ज्यादा है, क्या टेस्टी नहीं है? मैंने ना दही में बनाए हैं और आपने दही और डाल दिया। कड़वे से है? दही कड़वा होगा तो फिर कड़वा हो गया। ओहो, दही नहीं लेना था फिर ना, दही ले लो। ये कड़वे कैसे हो गए? तो सरप्राइज में सुन के यार, फिर दही हो गया।
बस 5 मिनट बाद जपजी को भेज दो, मैंने होल्ड किए हो बच्चे। दीपज्योति चेयर्स इस तरफ कर दो। नहीं रहने दो, अभी क्लास लूंगी ना मैं आपकी, पर थोड़ी साइड करनी थी बस। बस बैठ जाओ बैठ जाओ। जपजी हो गया? क्यों बेटा, क्या हो रहा है? याद नहीं होता, हो पा रहा? हो रहा है तो कर लो बेटू, मैथ भी करना है। मैथ नहीं किया ना, कल भी नहीं किया। ये तो बस आओ, मैं याद कराऊं आपको। आ जाओ। दो भी नहीं हुए याद है? बोलो। द नॉर्दर्न प्लेन्स हैज फर्टाइल एलोवियल सॉइल। फर्टाइल, हाँ हाँ, दोबारा बोलो। एलोवियल क्या है? एलोवियल क्या है? नाम है किसका? मिट्टी का। ठीक है, अलग अलग तरह की मिट्टी है हमारे देश में। कोई रेड है, कोई ब्लैक है, कोई क्लेई है। ठीक है, और ये जो पंजाब है ना, ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, पंजाब और हरियाणा, इनमें जो मिट्टी है ना वो एलोवियल मिट्टी है। उसका नाम क्या है? उस मिट्टी का नाम एलोवियल। ठीक है, तो बोलो। द नॉर्दर्न प्लेस, और वो फर्टाइल है, इसमें पैदावार बड़ी अच्छी होती है। प्लेन है ना, तो इसमें फर्टाइल एलोवियल सॉइल है। मैं समझा चुकी हूँ, मैं दूसरी बार समझा रही हूँ, ये प्रॉब्लम है आपके साथ। बोलो। हाँ हाँ, हैज फर्टाइल क्या? इधर देख रहे हो? दैट इज वेरी गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक राइस एंड व्हीट। दैट इज क्रॉप्स राइस एंड व्हीट। दोबारा बोलो। तन्मय इधर आओ, छुट्टी करो। हाँ छुट्टी करो। हाँ and is very good for that is very good for
ग्रोइंग क्या खाते हैं हम? गेहूं और चावल ज्यादा खाते हैं ना हम, तो गेहूं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हीट। कितनी बार बताऊं? अभी बता के भेजा था। बोलो, व्हीट को क्या बोलते हैं? गेहूं। खाते हो ना? फुलके, फुलके किस चीज के बने होते हैं? फिर, और चावल फिर, याद क्यों नहीं करती हो तुम? बोलो। हाँ, हैज हाँ, फर्टाइल एलोवियल सॉइल। हाँ, हाँ, गुड फॉर। थैंक यू, आपने एक आंसर याद कर लिया। अगला, देर इज लेस वेजिटेशन इन इंडियन डेजर्ट। अब देखो, ध्यान दो। आपने पढ़ा कि फर्टाइल लैंड होती है, अगर फर्टाइल मिट्टी हो तो बड़ी अच्छी पैदावार होती है, ये पढ़ लिया। अब जहां फर्टाइल नहीं होगी वहां पैदावार होगी, वहां प्रोडक्शन होगी क्या? अच्छी क्रॉप होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। तो अब इससे उल्टा होएगा कि भाई वहां पे मिट्टी अच्छी नहीं है, डेजर्ट में सैंड है और बारिश भी नहीं होती, इसलिए वहां पैदावार भी नहीं होती, वेजिटेशन नहीं होती। समझाई? ज्यादा वेजिटेशन नहीं। ये देखो, द इंडियन डेजर्ट हैज सैंडी सॉइल एंड लो रेनफॉल विच इज नॉट गुड फॉर वेजिटेशन। बोलो। इंडियन डेजर्ट। अब इधर देख लो, नकल मारने में इतनी तेज हो, समझो। जब जी आ जाओ। क्या है? सैंड। डेजर्ट में क्या है? सैंड है। हाँ, और बारिश। तो बोलो ना, नो को नो भी नहीं बोला जा रहा, गर्दन ही ला रही हो। बोलो। हाँ, सो देर इज नो वेजिटेशन। बोलो, नो वेजिटेशन। चलो जाओ मैथ्स करो, चलो। हाँ, मैथ्स करो जाके। चलो आ जाओ आप लोग। हाँ देखो, चलो आ जाओ, आ जाओ तीनों। हाँ, गुड। गुड, आ जाओ जब जी। केमिस्ट्री। पहले 4 चैप्टर्स और ड्राइंग टेस्ट के वो रिएक्शंस हैं। तो फोर्थ चैप्टर कर रहे हैं ना हम अभी। चलो बैठो फिर, टेक योर सीट्स, टेक योर सीट्स। इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ हो जाओ, इस तरफ हो जाओ। बुक दे दो, पेन, बुक, रफ नोटबुक। अच्छा, फोर्थ चैप्टर हमने कंप्लीट किया तो सिलेबस खत्म है। अब उस पर शायद लग गया। चल जब जी थोड़ा इधर हो जाओ, आपको समझ नहीं आएगा ऐसे। थोड़ा इधर हो जाओ निरंतर, जब जब इस तरफ हो जाओ, जब जी ऐसे हो जाओ। हाँ, ऐसे। मास नंबर, एटॉमिक नंबर, ऑर्बिट और एटम का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत हम जान चुके थे, हैं? अब हम जानने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। ठीक है, आइसोटॉप्स भी करने हैं ना, तो कर आइसोटॉप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ तो आइसोटॉप है ही नहीं है। कहाँ है आइसोटॉप? आगे है ना, पर मैंने ये नहीं समझाया अभी। कब? मैंने आपको समझाया था ये जब जी, कि एटम किस तरह से, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है।
ओके, एक बार रिव्यू दे देती हूँ मैं, है ठीक है। जब जी ऐसा है कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स है और 10th में आपको 1 to 30 की नॉलेज होनी चाहिए, 1 to 30 की, मतलब आपको याद होना चाहिए बाय हार्ट की। अब बाय हार्ट की 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, ये आपने लर्न करना है बैठ करके। तो जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये बाय हार्ट आपको 30 तक याद होने चाहिए 9th क्लास में, ठीक है, बेस है ये। अब ऐसा है कि हाइड्रोजन का अपना स्ट्रक्चर है, हीलियम का अपना है, तो 1 to 20 तक आपको आपकी बुक में ड्रॉ है कि इस तरह देखने में हाइड्रोजन होता है, इस तरह का हीलियम होता है और इस तरह का नाइट्रोजन, जो भी है, ठीक है, 1 to 20 सारे हैं। तो आपको मैंने बताया था कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है। जब जी क्या नॉलेज है, आपको कुछ बता सकती हो? एक एटम में एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। हाँ ठीक है। उनकी दोनों सेम होते हैं, मतलब उनके नंबर सेम होते हैं। किसके? प्रोटॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। हाँ आगे बोलो। जो सेल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सेल्स, ऑर्बिट सेल्स, ठीक है, उन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हमने पढ़ लिया कि ऑर्बिट्स पे इलेक्ट्रॉन है, तो पहला जो है उसके ऊपर तो एक शेल होगा और उसके ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये सारे, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बताना कि कितने इलेक्ट्रॉन है और वो एटम के कहाँ पड़े हुए हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है, दिस इज हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पड़ा हुआ है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसमें एक ही प्रोटॉन है, ये बता रहा है 1p, ये 2p, ये 2n, ये 3p, ये 4n। लिथियम में 3 प्रोटॉन है बट न्यूट्रॉन 4 है और इलेक्ट्रॉन 3 है। देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक बराबर होंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं होगी। अगर 3 प्रोटॉन है तो 3 न्यूट्रल एटम के अंदर, न्यूट्रल के अंदर अगर वो उसके ऊपर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है तो वो न्यूट्रल है। और न्यूट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा एक बराबर होंगे। देवजोत मैंने क्या बोला? कि जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक बराबर हैं। किसी भी एटम के, जब वो न्यूट्रल होगा, जब वो न्यूट्रल होगा। तो आपको ये बात समझ आ रही है कि किस तरह से ड्रॉ करना है। ये एक है तो एक यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब हीलियम में 2 होते हैं तो 2, एक यहाँ एक यहाँ, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखने हैं इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम, बिकॉज दे रिपेल ईच अदर, दे हेट ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो वो वहां तक उसको भेज देंगे जहां तक वो जितना दूर वो उससे रह सकता है। तो देखो एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ है। इसी तरह से 3 है तो वो समझो 2 में मैक्सिमम डिस्टेंस में, तीसरा तो अगले शेल में जाएगा। फिर इसमें कितने हैं हमारे पास, बेरिलियम में 4 है, ठीक है। तो ये 4, 2 हो गए। वैसे ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए थे ये वाले, ठीक है। फिर ऐसे ही हमारे पास इसमें 5 है, तो ये जब तक इसमें 6 पूरे नहीं होंगे ना तब तक अगला शेल नहीं आएगा। पहले वाले में 2 आएंगे, ठीक है, दूसरे वाले में 8 आएंगे, फिर 8, ठीक है, और 2, 8, 8, 18, 18 ऐसे करके होते हैं। तो आपका सिलेबस यहीं तक है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक एक बढ़ता जाएगा और जब तक 8 नहीं होंगे तब तक अब ये दूसरा वाला शेल तीसरा नहीं बनेगा। जैसे ही इसके 8 पूरे होंगे, इसके 8 पूरे होंगे नियॉन पे। किस पे? नियॉन क्या है? नोबल गैस। क्या है? नोबल गैस। नियॉन की तरह ही सब बनना चाहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटरमोस्ट शेल में और उसकी तरह ही सारे बनना चाहते हैं। इज इट क्लियर? तो नियॉन, जैसे ही नियॉन आएगा उसके बाद एक और शेल आ जाएगा। सोडियम के केस में एक और शेल आ जाएगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। थर्ड इलेक्ट्रॉन की मतलब थर्ड शेल के अंदर 11th इलेक्ट्रॉन जाएगा। जब चीज समझ आ रही है बात? हाँ, तो ये है हमारे पास सोडियम, और सोडियम का ये थर्ड शेल स्टार्ट हो गया है और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। बाकी इसमें 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 पूरे हो गए। पहले वाले में 2, तो 2, 8, 8 पूरे हो गए। अभी इसमें भी जाने हैं ये, है ना। तो अब नेक्स्ट वाले में एक और आएगा, फिर नेक्स्ट वाले में एक और आएगा, फिर नेक्स्ट वाले में एक और आएगा, फिर नेक्स्ट वाले में एक और आएगा, नेक्स्ट वाले में एक और आएगा, फिर एक और आएगा, फिर एक और आएगा। और थर्ड शेल जो है वो 2, 8, 8, ठीक है, ये हो गया 2, 8, 8 पूरे हो गए। अब आ गया हमारे पास फोर्थ शेल। फोर्थ शेल के अंदर अगले 2 आएंगे जहां 20 कंप्लीट होगा। क्लियर है?
तो ये थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपका आंसर होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स ऑफ द एटम। बोलो क्या बोला मैंने, डेफिनेशन दो मुझे। Distribution of electrons in the valence shells. इन डिफरेंट शेल्स, वैलेंस में ही नहीं है ना, सब में है इलेक्ट्रॉन्स। Shells is known as electronic. जो सबसे बाहर वाला होगा वो क्या होगा, वो होगा वैलेंस शेल। क्लियर है, मैं आगे चलूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से ड्रॉ करते वक्त या कुछ भी तुम मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अब है हमारे पास मेन फीचर्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। मेन फीचर्स एटम के क्या है, एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल। हाइड्रोजन में क्या नहीं है जब जी, डू यू नो, 3 चीजों में से एक चीज, 3 चीजें होती है ना एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, इन तीनों में से एक चीज उसमें नहीं है, बाकी सब में है वो चीज। न्यूट्रॉन नहीं है उसमें, न्यूट्रॉन नहीं है, याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है, समझ गए। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर नो न्यूट्रॉन, कोई न्यूट्रॉन नहीं है, बाकी सब में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। इज इट ओके। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया स्ट्रक्चर में। दूसरा, द न्यूक्लियस इज लोकेटेड, न्यूक्लियस इज ऑलवेज इन द सेंटर ऑफ द एटम। इस फीचर्स बता रहे हैं ना, क्वेश्चन आएगा गिव द फीचर्स ऑफ द एटम। तो फर्स्ट फीचर क्या लिखोगे कि हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल विच हैव नो न्यूट्रॉन। सेकेंड पॉइंट क्या दोगे, द न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द एटम, इट कंसिस्ट ऑफ, और इसमें इसके अंदर क्या होता है, जब चीज के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, शाबाश। तो विच अकाउंट्स फॉर द टोटल मास, और उसी की वजह से सारा भार होगा, जो भार किसी भी एटम का होगा वो न्यूक्लियस की वजह से होता है, समझ आ गई। क्योंकि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि भारी होते हैं। इलेक्ट्रॉन का भार इतना नहीं होता, नेग्लेजिबल, ना के बराबर होता है, लेकिन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसी की वजह से जो है एक एटम का मास होता है। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटॉन। तो अब अगर एटम की बात नहीं की गई है, बात की गई है सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन है और दूसरा क्या है, प्रोटॉन है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो न्यूक्लियस क्या होगा, जब जी प्रेजेंट हो यहाँ, मैं बोल चुकी हूँ ये बात, तो न्यूक्लियस क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। इस बात को ध्यान रखो, मेरा क्वेश्चन सिर्फ आपसे होगा, सिर्फ आपसे, इसलिए कि आपको यहाँ प्रेजेंट रखने के लिए, ठीक है। क्या बोला मैंने, द इलेक्ट्रॉन आर आउट, क्या बोला मैंने, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्यों, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हाँ, फिर दिवजोत बताओ। न्यूक्लियस में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स and protons में न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है ना, तो कैंसिल तो हुआ नहीं, कैंसिल तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन होंगे तब होगा। तो एटम ऐसे, पता नहीं बेटा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मतलब मेरे को पता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या है, कौन से पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल। हाँ, ये बात सिर्फ न्यूक्लियस की चली है, एटम की नहीं। एटम एज ए होल इज न्यूट्रल। द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक बराबर होंगे, दैट इज व्हाई द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। समझ आ गई बात, सारे पॉइंट्स पूछूंगी बारी बारी, ठीक है। तो और इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन इज आउटसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इज आउटसाइड द न्यूक्लियस। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व रैपिडली इन फिक्स सर्कुलर, वो जो फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट है ना, उसमें वो रैपिडली रिवॉल्व करते रहते हैं। इज इट ओके, अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ है। और उनका नाम क्या है, या फिर उसका नाम शेल है, या उसका नाम ऑर्बिट है, या उसका नाम एनर्जी लेवल्स है। ये तीनों एक ही के नाम है, जिसके ऊपर कौन घूम रहे हैं, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं।
Is it okay? Shell, energy levels and orbit, one and the same thing. इसके बाद है the atoms of the different elements contain different number of electron, proton and neutron. बोलते हैं अलग अलग एटम के अपने ही न्यूट्रॉन है, अपने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, अपने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और अपने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. इज इट ओके? हर अब सबसे पहले निरंतर बताएगा, फिर लाइन वाइज सारे बताएंगे कितने करेक्टरिस्टिक है, 7 के 7 करेक्टरिस्टिक्स तीनों जने बारी बारी बताएंगे. निरंतर सबसे पहले आप बताओगे, ध्यान से सुन लेना. Each element is of atoms, except hydrogen is of 3 fundamental subatomic particles, namely electrons, protons, and neutrons. The electrons, protons, and neutrons of the atom are present in the nucleus, which is centrally placed and collectively known as nucleons. The nucleus of an atom is positively charged due to the presence of protons, and due to which it accounts for the mass weight of an atom. Around the nucleus of an atom, electrons revolve around its imaginary paths called orbits, shells, or energy levels. The total number of electrons is equal to the total number of protons as an atom is critically known. The property of an element depends on the number of protons and electrons. Dilshad, Hydrogen is only the element which has only one subatomic particle. The nucleus present in the central part of atom, which contains protons and neutrons. Protons are positively charged, and neutrons are neutral. Electrons have negligible mass. whole mass is concentrated in In the nucleus containing protons and neutrons. ऑर्बिट्स के बारे में बताओ कुछ. The electrons rotate around the nucleus in the energy shell. रहने दो, हो गया जब जी खुद ही. Atoms except hydrogen consists of 3 fundamental Particles. known as protons, neutrons, and electrons. Hydrogen consists of hydrogen does not consist of neutrons, और protons are the particles which give positive charges to a nucleus. याद हो गया उसको. चलो आगे चलते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. वेरी गुड, शाबाश, ग्रोइंग. अच्छा, अब है हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस, ध्यान देना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे ना, बाहर वाले में, वो वैलेंस है. अब जैसे सोडियम है, सोडियम का सबसे बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 1. कितने हुए? 1. लेकिन या फिर वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में पड़े हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी किसको बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन क्लियर है? अब मैं दे रही हूँ वैलेंसी की डेफिनेशन. किस चीज की? वैलेंसी की डेफिनेशन. वैलेंसी, ठीक है. वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है. तो जैसे 1 से लेके 4 तक जिनके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कहां से लेके? 1 से लेके 4 तक जो है वो तो उनकी वैलेंसी तो 4 ही है. उनकी वैलेंसी 1 2 3 4 है. मतलब जिसके 1 है बाहर उसकी वैलेंसी 1 है, जिसके बाहर 2 है उसकी वैलेंसी 2 है, जिसके बाहर वाले शेल में 3 है उनकी वैलेंसी 3 है, और जिसकी 4 है इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में उसकी 4 है. लेकिन इसके बाद क्या होने लगेगा? जिसकी 5 होंगे ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनकी वैलेंसी 5 नहीं होगी. उनकी वैलेंसी क्या होगी? 8 - 5. कितनी होगी? 8 - 5. अब क्या होगी? 8 - 5, 8 - 6 एंड 8 - 7. समझ रहे हो? तो 8 - 5 होगी 3, फिर 8 - 6 होगी -2, -3, -1. इज इट ओके? तो इस तरह से वैलेंसी निकाली जाती है. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वही होते हैं जो उसके आउटर मोस्ट शेल में
प्रेजेंट होते हैं। दिव्यज्योत एनी डाउट? आप जाओ बेटा, आपको 6:30 छुट्टी करने को बोला था मम्मा ने। वेरी गुड, डायग्राम तो आप बहुत अच्छे बनाते हो। लर्न भी हो गया, जाओ छुट्टी करो, आपको बुखार है ना। चलो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी तीनों को क्लियर है या नहीं है वो बताओ मुझे। क्लियर है? तो अब मैं आपको एक एटम दे रही हूं और मुझे बताना है कि उसकी वैलेंसी क्या है। ठीक है? क्लोरीन है, क्लोरीन, ठीक है, और क्लोरीन के न्यूक्लियस के फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे में इसके 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। अब इसके बाद अगर मैं अगले में चलती हूं तो क्लोरीन के 7 होंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर 7 है तो बताओ इसकी वैलेंसी कितनी है? माइनस। ठीक है, अब 1 मतलब जब इसको हम ऊपर करते हैं तो हम ऐसे करते हैं ना, इसके ऊपर चार्ज लगाते हैं ना, तो 1 नहीं बोल लो वैसे, बट ठीक है, ये हो गया। वैलेंसी कितनी होगी? 1। तो ये इनको हम लोग, जैसे ये जो नियॉन है, नियॉन वाली सीरीज है, हीलियम और नियॉन जो है, ये दोनों जो है, इन्हें हम नोबल गैस भी कहते हैं और इन्हें हम इनर्ट गैस भी कहते हैं। इज इट ओके? क्या बोला मैंने? जब जी क्या बोला मैंने बेटा? याद भी हो गया? ठीक है, जाओ आप। हाँ हाँ, और वो नाम क्या है? नाम बता दो। दो नाम बताए मैंने नोबल गैसेस के, हीलियम और नियॉन। ठीक है, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जिनॉन, ठीक है, रेडोन, ये सारी क्या है? ये नोबल गैसेस है जिनके आउटरमोस्ट शेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो नोबल गैस होती है। ठीक है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नोबल गैस को हम लोग, दूसरा क्या नाम है नोबल गैसेस का? इनर्ट गैसेस। इनर्ट क्यों है ये? क्योंकि ये किसी को इलेक्ट्रॉन देती लेती नहीं है, बहुत रेयरली। इज इट ओके? तो ये क्या है? इनर्ट। इज इट ओके? जो इनर्ट होते हैं वो उनको क्या कहते हैं? केमिकली इनएक्टिव। क्या कहते हैं? केमिकली इनएक्टिव। इज इट ओके? केमिकली इनएक्टिव का मतलब क्या है कि जैसे ये किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बनाना चाहती। ये टाटा बिरला है, ठीक है, इनके पास सब कुछ है। बाकी सारे जो एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं ना, वो इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि उनको कुछ चाहिए दूसरे से। क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन, या उन्होंने देने हैं या वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, उनके पास एक्स्ट्रा है, वो देना चाहते हैं, और जिनके पास कम है वो लेना चाहते हैं, इसलिए वो एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस किसी के साथ नहीं जुड़ती क्योंकि वो इनएक्टिव है। उनके पास जितने इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, देने के लिए वो तड़प रहे हैं बाकी एलिमेंट्स, उनके पास वो है। समझ आ गई बात? कंप्लीट है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक शेल। ठीक है। तो यहां अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि गुड रिड्यूसिंग एजेंट और गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है। क्या जानने की कोशिश करेंगे हम? गुड रिड्यूसिंग एजेंट और गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई नॉलेज है निरंतर? Yes. बोलो। Metals generate as good oxidizing reducing agents. हाँ, मेटल्स। Metals. हाँ, और These are a valence of 1, 2 and 3 and they have a tendency to give away electrons just the electronic configuration, that is 288 valence electron in their outmost shell. But non-metals are considered to be good oxidizing agents, as these elements tend to share or get more electrons from other atoms in order to get valence electrons in the outermost shell. ओके। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिव्यज्योत? जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 और 3 है और हम इलेक्ट्रॉन देते हैं। इलेक्ट्रॉन देखो, एक है रिड्यूसिंग एजेंट और एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना? एक है रिड्यूसिंग एजेंट और एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना? बड़े चार्जर है इस तरह के ना।
तो क्या था निरंतर? रिड्यूसिंग एजेंट क्या था? मेटल्स। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देंगे। इलेक्ट्रॉन कौन देता है और लेता कौन है? नॉन मेटल्स। कौन लेता है? नॉन मेटल्स। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुए? नॉन मेटल्स। और मेटल्स क्या हुई? रिड्यूसिंग एजेंट्स। बात समझ आ रही है? बोलो चपची, क्या बोला? Reducing agents metals होते हैं और oxidizing agents non-metals होते हैं। ओके, एग्जाम्पल दोगी मेटल्स और नॉन मेटल्स का, जो रिड्यूसिंग एजेंट है और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेटल्स होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, दोबारा बोलो। रिड्यूसिंग एजेंट मेटल्स होते हैं, हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉन मेटल्स। तो एग्जाम्पल दो। नॉन मेटल नोबल गैस नियॉन, हीलियम। नियॉन, हीलियम, ये तो नोबल गैसेज है, ये तो रिएक्टिव ही नहीं है, ये ना ऑक्सीडाइजिंग है ना रिड्यूसिंग है, ये ना इलेक्ट्रॉन देती है ना लेती है। क्या सिखाया अभी तुमको? बताओ। और एलिमेंट ही नजर आ रहे पीरियोडिक टेबल में? 118 एलिमेंट्स हैं। हाँ, मेटल्स such as sodium and magnesium and calcium. मेटल इतनी अच्छी मेटल है, इलेक्ट्रॉन जब देवजोत तुम्हें ये बता दिया कि रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कौन देंगे? जो जिनके बाहर 1 2 3 हो। और 1 2 3 किसके बाहर है? एल्यूमिनियम के बाहर 3 है, सोडियम के बाहर 1 है बाहर वाले शेल में, मैग्नीशियम में 2 है। तो ये सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम क्या हो गए? अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। 1 से लेके 2 से लेके 3 तक जो है इलेक्ट्रॉन्स जिनके आउटरमोस्ट शेल में होंगे वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। दिमाग में बिठा लो इस बात। और जो ये पीछे वाले हैं ना जिनके बाहर, ये क्लोरीन मैंने अभी बताया, जिसके बाहर 7 इलेक्ट्रॉन है, वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लेने की कैपेसिटी रखते हैं। वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लेने की। और जिन में इलेक्ट्रॉन को लेने की कैपेसिटी है वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और उनके बाहर क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? या 7 होगी या 6 होगी या 5 होगी। वो नॉन मेटल्स होंगे। वो क्या, वो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। और मेटल्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। है एज इट इज बोलोगे? बोलो। मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स नॉन मेटल्स are oxidizing agent. Example of metals such as aluminium, वेरी गुड, sodium and magnesium. शाबाश। Give electrons. तुम जब जी आप बताओ बेटा। इनर्ट नहीं, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। Oxidizing agents are non-metals which इन द follow electrons. यस दे आर एग्जाम्पल। क्लोरीन, अभी बताया ना, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन लेगा, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये तीनों क्या है? ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। बीच में पढ़ाते वक्त दोबारा पूछूंगी कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। इनर्ट गैसेस क्या होती हैं? आप बताओ जब जो gases होती हैं जो ना ऑक्सीडाइजिंग होती है ना ही रिड्यूसिंग। हाँ, वो ना इलेक्ट्रॉन देती हैं ना लेती हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? स्टेबल गैसेस। स्टेबल गैसेस, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस। हाँ, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इज इट ओके? थैंक यू। इसके बाद है, आपको पता है हीलियम जो है एक ऐसी नोबल गैस है जिसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है। बाकी किसी भी नोबल गैस में बाहर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिर्फ ये है जो इसमें डुप्लेट है, 2 इलेक्ट्रॉन है। बाकी जितनी नोबल गैसेस है उसके बाहर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने हैं? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जितनी भी। तो उसे कहते हैं ऑक्टेट और इसको कहते हैं डुप्लेट। इज इट ओके? जिसके बाहर जिस नोबल गैस के बाहर 8 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्टेट और जिसके बाहर 2 है वो डुप्लेट। इज इट ओके? ये ऑक्टेट
ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में हो तो ऑक्टेट, और 2 सिर्फ एक ऐसी हीलियम गैस है, हीलियम गैस नोबल गैस होते हुए भी उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, 0 है, तो इनकी वैलेंसी को हम 0 भी बोलते हैं। जुड़ने की कैपेसिटी को हम वैलेंसी बोलते हैं ना, तो ये जुड़ती नहीं है, इनकी 0 वैलेंसी, 0 जुड़ने की कैपेसिटी है, तो हम इसे क्या कहते हैं कि इनकी वैलेंसी 0 है। 8 ना कह के हम क्या कहते हैं, इनकी वैलेंसी कितनी होगी, 0। बाकी सबकी तो हमने 1 से लेके 4 तक तो 1 to 4 कर ली, फिर हमने माइनस करना शुरू किया तो 3 to 1 आ गई, मतलब है ना। और बाद में क्या हुआ, जो नोबल गैस है उनकी 0 है, उनकी क्या है, 0 है। अगर मैं आगे से आपको पूछूंगी कि बताओ कि नोबल गैस की वैलेंसी क्या है, तो दिवजोत आपका आंसर क्या रहेगा, 0। क्यों, उसकी कंबाइन करने की कैपेसिटी क्या है, 0 है। वैलेंसी का मतलब क्या है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, और उस एलिमेंट जो नोबल गैसेस है उनकी कंबाइन करने की कैपेसिटी क्या है, 0 है। हो गया, तो डुप्लेट क्लियर हो गया आपको, ऑक्टेट क्लियर हो गया। नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, कंप्लीट गैस, इलेक्ट्रॉन गैसेस, शेल इलेक्ट्रॉन, और रेयर गैसेस, बहुत कम पाई जाने वाली रेयर गैसेस। इज इट क्लियर, नॉन रिएक्टिव, रेयर। अब है हमारे पास द केमिकली एक्टिविटी ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। बोलते हैं कि कौन कितना एक्टिव है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे जो सोडियम है वो बड़ा एक्टिव है, सोडियम बहुत एक्टिव है। क्यों, क्योंकि उसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो किसी को दे देता है तो पीछे उसको क्या मिल जाती है, वो नोबल गैस बन जाता है, वो अमीर हो जाता है, वो है ना, उसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है, वो नोबल गैस बन जाता है। तो क्या करता है, ये एक्टिव है। और जो ये क्लोरीन वाली सीरीज है ना, क्लोरीन वाली, तो ये क्लोरीन जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके खुश हो जाता है, खुश हो जाता है। तो जिनमें एक है ना, एक देने की और एक लेने की कैपेसिटी है, वो सबसे ज्यादा एक्टिव है पूरे पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल बना इसमें, हाँ बना, ये इसमें रखो कुछ, इस पे रखो, एक पेन रखो इधर, हाँ ये देखो, ये है ना, ये एलिमेंट, ये सारे, और ये एलिमेंट सारे, ये सबसे एक्टिव है। इनको हम क्या कहते हैं, इनको निरंतर, इनको हम क्या, हाँ नहीं, इसको इन सारों को हेलोजेंस क्या कहते हैं, हेलोजेंस। और इनको क्या कहते हैं हम लोग, ये जो फर्स्ट सीरीज है, अल्कली मेटल्स, क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स और हेलोजेंस सबसे ज्यादा एक्टिव है पूरे पीरियोडिक टेबल में। एक्टिव वो होता है जो देने के लिए खुश हो, इलेक्ट्रॉन देने के लिए, या फिर इलेक्ट्रॉन लेने के लिए खुश हो, वो एक्टिव है, वो क्या है, एक्टिव है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में ये सबसे ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा देना चाहते हैं, ये लेना चाहते हैं। तो ये दोनों सीरीज सबसे ज़्यादा एक्टिव है, रिएक्टिव है। एक्टिव रिएक्टिव वन एंड द सेम थिंग, एक्टिव रिएक्टिव वन एंड द सेम थिंग। अब याद रखोगे कि सबसे ज़्यादा एक्टिव पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप है, ये ग्रुप है नीचे को, तो फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड लास्ट ग्रुप। Second last group is called, all elements are called halogens, and first series elements are known as alkyl series. Okay, any problem? Okay, ठीक है। तो जिसके बाहर ना, जिसके बाहर 8 इलेक्ट्रॉन है, वो तो आपको पता लग गया, वो तो एक्टिव है ही नहीं, वो क्या है, जबकि वो क्या है, केमिकली इनएक्टिव। जिसके बाहर 8 इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, केमिकली इनएक्टिव। ये ऑक्टेट रूल और डुप्लेट मैं बता चुकी हूँ। अब केमिकल बॉन्ड कैसे बनेगा, बनेगा बॉन्ड, इनके बीच में बनेगा बॉन्ड, ये जो फर्स्ट सीरीज के और ये जो सेकंड लास्ट वाले हैं, क्योंकि ये इसको दे देंगे तो इसका भी पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया। तो बॉन्ड वही बनाता है जो साथ में मिलकर अपनी कमियां पूरी कर ले। तो Na अपना इलेक्ट्रॉन देगा और Cl ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, NaCl। इसी तरह से HCl, HF, ये सारे H दे रहा है, F ले रहा है, H दे रहा है, Cl ले रहा है, Na दे रहा है, Cl ले रहा है। तो ये, और आगे हमेशा मेटल रहेगी, आगे क्या रहेगी, मेटल, और पीछे क्या रहेगी, नॉन मेटल। ठीक है, हाँ
तो केमिकल बॉन्ड कैसे बना? अट्रैक्शन से, एटम्स के बीच में अट्रैक्शन हुई बाइंड टुगेदर की, और उस फोर्स को क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। डेफिनेशन सुनानी है मुझे, याद करके अभी। ए केमिकल बॉन्ड may be defined as the force of attraction between the two atoms that binds together them into one unit is called, that is one unit is molecule। अब लास्ट टॉपिक करवा रही हूँ मैं, आइसोटोप्स। क्या करवा रही हूँ? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं आपको पता है? हाइड्रोजन 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, H11, H12, H13। ये इसको कहते हैं, ये आइसोटोप है हाइड्रोजन के। क्या है? आइसोटोप। कार्बन 12 में भी एग्जिस्ट कर सकता है और कार्बन 14 में। नीचे 6 ही है, नीचे 6 ही है। ये क्या है? एटॉमिक नंबर। और ये क्या है? मास नंबर। ये क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर। ये क्या है? ऊपर मास नंबर। तो ऐसे एलिमेंट जिनका मास नंबर अलग हो और एटॉमिक नंबर सेम हो, उसे हम आइसोटोप कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ डेफिनेशन करनी है, इज इट ओके? और जितने भी आइसोटोप्स हैं सारे लर्न होने चाहिए, क्योंकि कोई भी लिखने को आ सकता है पेपर में, कोई भी। तो ये सारे आइसोटोप्स कल हम करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ आइसोटोप्स। कोई भी छुट्टी नहीं मारेगा जब तक चैप्टर कंटिन्यू है, ठीक है? चलो स्टार्ट करो। चलो उठाओ लर्न करो।